सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। ये वबा कोरोना जिसे कोविड-19 कह रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। एहतियात बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में जिस तेज़ी से अमवात हो रही हैं, जिस तेज़ी से ये फैल रही है, उसका अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अभी तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी इस वबा में मुब्तला हैं। जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है, गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार 1 मिलियन से ज़्यादा है। कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, असद उमर साहब ने थोड़ी देर पहले ये बताया है कि तकरीबन डबल हो जाएंगे, 1.5 लाख से ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर हमने एहतियात नहीं की। हमें एहतियात करनी है, मास्क लगाना है, हर वक्त मास्क लगाना है। मैंने भी ये प्रोग्राम शुरू करने से बस चंद लम्हों पहले ये मास्क उतार के यहाँ रखा है। 24/7 तकरीबन मैं मास्क लगा रहा हूँ, दस्ताने पहन रहा हूँ। खुदारा अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का की खातिर ये मास्क ज़रूर लगाएं, डिस्टेंस पर रहें, हाथ ज़्यादा धोएं। एक मामला तो ये है। दूसरा मामला ये है कि हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास पैरा मेडिकल स्टाफ इतना नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लिस्ट जारी की है, उसने दिल हिला दिया है। जो डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ इसमें मुब्तला हैं, इस मर्ज़ में मुब्तला है, उनकी तादाद तो दर्जनों में है, लेकिन 40 डॉक्टर्स पैरा मेडिकल स्टाफ पूरे पाकिस्तान में शहीद हो चुके हैं। ये वो लिस्ट है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो डॉक्टर्स हजरात हैं, ये हमारे वो कमांडोज हैं जो अपनी जानें दे रहे हैं, इस वबा से लड़ने के लिए ये जानें दे रहे हैं। अब मामला ये है कि इनकी हिफाजत के लिए इनको जो इक्विपमेंट चाहिए, जिसे PPE किट्स कहते हैं, वो किट्स जो हैं वो नापैद भी हैं, क्वालिटी की नहीं है। मैं ये सेगमेंट जो कर रहा हूँ, ये जो आपसे अपील कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के हॉस्पिटल्स हैं, ग्राउंड के अंदर, एक्सपो सेंटर्स के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर, होटल्स के अंदर जो हम सेंटर्स बना रहे हैं, वहाँ इलाज कौन करेगा हमारा? कौन देखेगा हमारी फैमिलीज को? कौन देखेगा हमारे दोस्त अहबाब को? कौन देखेगा हमारे बुजुर्गों को अगर हमारे इन डॉक्टर्स की हिफाजत नहीं होती? मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ राब्ते में हूँ, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं वो शदीद परेशान हैं, उनके पास PPE किट्स नहीं है, मियारी किट्स नहीं है। हुकूमतों में इजलास हो रहे हैं, डॉक्टर्स डर रहे हैं सरकारी अस्पताल के अंदर कि हमारा नाम न लें, प्लीज कहीं से हमें अरेंज करके 4, 6, 8, 10 किट दे दें ताकि मैं अपने आप को महफूज रखूं, मैं अपने बीवी बच्चों, अपने वालिदैन को महफूज रखूं। ये अलमिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी करप्शन ऐसी है कि वगैरह नाम मेरा मत लेना, अगर मेरा नाम लिया तो मुझे कहीं पे गांव गोठ में ट्रांसफर कर देंगे, मैं अपने बीवी बच्चों से दूर हो जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों घर वालों से दूर हो जाऊंगा। ये सूरत हाल है। मेरी दरख्वास्त है अपने सनतकारों से, मुखैर हजरात से, कि वो PPE किट्स जो हैं वो वाफिर मिकदार के अंदर अपने अपने शहरों में ये तकसीम करें, डॉक्टर्स तक पहुंचें, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को अतिये के तौर पर दें। डॉक्टर्स को बचाना है, बहुत जरूरी है, पैरामेडिकल स्टाफ को बचाना है। अगर ये इसी तरह से शहीद होते रहे, ये वबा संभलने वाली, रुकने वाली नहीं है। इस वबा ने और फैलना है। असद उमर साहब ने अभी बताया है, कल इमरान खान साहब कह रहे थे, मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं, हम पंजाब के अंदर जो है वजीर आला की गुफ्तगू सुन रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर सिनेरियो ये है, चाइना के अंदर ये वबा वापस आ गई है, यूरोप के अंदर वबा दोबारा आ रही है, ये लेयर दोबारा आ रही है। जब ये परेशानी बढ़ रही है तो हमें इलाज के लिए डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, ये हमारी बेसिकली ये कमांडोज हैं, फौज है हमारी, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हमारे आर्मी के जवान या रेंजर्स के जवान पहनते हैं, हमारे डॉक्टर्स के लिए ये किट जो है PPE किट, ये बुलेट प्रूफ किट है। ये मैं चाहता हूं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लिस्ट है उन शोधा की। इनके लिए दुआ भी कीजिएगा, इनकी मगफरत के अल्लाह ताला इनके लिए इनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली को जो बहुत सब्र दें। मामला यह है कि अगर इसी सूरत हाल के अंदर हम रहे और संभाल नहीं पाए तो एक साइड पर वबा ने हमें कंट्रोल किया हुआ है, जकड़े जा रही है, दूसरी तरफ मईशत ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। हुकूमत ने एक ऐसा बजट दिया है जिससे सबको चक्कर आ रहे हैं। किस जगह से पकड़ा जाए मईशत को, किस तरह से सनतों को चलाया जाए, किस तरह से सनतकार जो पहले ही बहुत बुरे हाल में थे, जिनको गैस पहले ही मुश्किल मिल रही थी, महंगी मिल रही थी, जिनके वैसे बिजली के बड़े मसाइल थे, जिनके रोजगार वो मल्टीप्लाई हो गए। इस बजट से किस तरह मईशत को निकाला जाए? एक तरफ डॉक्टर्स को बचाना, आवाम को बचाना, दूसरा ये भूख अफलास को बचाना, इंडस्ट्री को खड़ा करना, बड़े चैलेंज है। लोग कह रहे हैं ये जो बजट है IMF का बजट है।
उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमिन की कीमत तनख्वाहों में इजाफा ना करें, पेंशन में इजाफा ना करें, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन मैं बजट को चाहता हूं कि दूसरे एंगल से डिस्कस किया जाए कि एक आम आदमी का जो बजट है, जिसके पास अब खाने पीने को नहीं है, रोजगार के मसाइल हैं, वो कर क्या रहा है। मेरे पास एक ऐसी शख्सियत बैठी है इस वक्त स्टूडियो में, तारुफ अभी करवा रहा हूं, दिखाऊंगा आपको बाद में। लेक्चरर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। अलमिया यह है कि स्कूल वाले पैसे नहीं दे रहे, पैसे ले रहे हैं बच्चों से, उनके वालिदैन को बुला रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं होमवर्क के नाम पर, और फीस ले रहे हैं, टीचर्स को नहीं दे रहे। वो टीचर आजकल क्या कर रहे हैं, वो फ्राइज बेच रहे हैं। फ्राइज, ये जो चिप्स होते हैं ना, ये तलकर बेच रहे हैं। उस्तादों की जहां पर इज्जत नहीं होती, उस माशरे में सूरत हाल क्या होती है, इस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन मैं आपको जुबैर मोतीवाला हमारे साथ बिजनेस टाइकून इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर मोतीवाला साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत रंजीदा मामला है, मामला सुकून वाला नहीं है। हम बजट में समझ रहे थे कम से कम सनतों को वो ऑक्सीजन मिल जाएगी जिससे वो काम करना शुरू करेंगे, रोजगार में इजाफा होगा, मईशत थोड़ी बहुत चलेगी, बांग्लादेश इंडिया का मुकाबला ना भी कर सकें, लेकिन किसी हद तक तो आगे बढ़ेंगे। क्या आप समझते हैं कि अब कोई रास्ता है इस मईशत को आगे करने का? बजट तजावीज कुछ अपोजिशन को दी जाए, असेंबली में बहस हो और कोई रास्ता निकले कि जो सनतें वो थोड़ी बहुत चल पड़े। मेरा अपना ख्याल ये कि डायरेक्शन जो है ना वो ठीक नहीं है। इन्होंने मैं तो पहली बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो बजट उन्होंने दिया है क्या जरूरी था देना जी? क्या इस बजट को 24 महीने के बजट पर क्लब करके अगले साल नहीं दिया जा सकता था? जब आपको फिगर्स का ही नहीं पता तो उसकी कितनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी किसी को एहसास है? देखिए, बात यह है कि जब आपने ये 3 महीने आपके कोविड के गुजरे हैं जो अभी खत्म होंगे जून की 30 तारीख को, तो आपने उसका एफबीआर की कलेक्शन को 899 बिलियन यानी 900 बिलियन रुपए आपने कम कलेक्ट होगा, ये आपने कह दिया। देखें, अब मैं ये कहता हूं कि 5.5 का आपने 4.8 किया, फिर आपने अब आखिरी कोविड का आपको पता कुछ नहीं था, आपने आज अंदाजा ये किया कि 900 बिलियन और कम हो जाएंगे, यानी 3.9 बिलियन की कलेक्शन होगी एफबीआर से। अब आपने नया जो बजट बनाया, आप इस वक्त क्या कोविड खत्म हो गया? अल्लाह करे कल खत्म हो जाए, लेकिन जुलाई में भी नहीं होगा, अगस्त है, सितंबर, फिर आप अगले 3 महीने में कलेक्शन क्या होगा? सिर्फ प्रेडिक्शन है क्या? मफरूजे के ऊपर, क्या अजम्पशंस के ऊपर क्या बजट अगले साल का बनाया जा सकता है? मेरा सवाल ये। इसे दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? देखिए, सूबे जो है ना एनएससी अवार्ड के ऊपर बेस करके अपना बजट बनाते हैं। अब मुझे बताएं, क्या मैं 4963 को बेस करूं या कोई और करूं? कल उन्होंने बड़ा आसानी से कह दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जी सूबे अपनी अपनी अजम्पशंस खुद करें, जो फिगर लेना चाहते हैं वो ले। कौन सा फिगर लें? जब गवर्नमेंट से फिगर तो मैं लूंगा ना। अब मैं ये कहूं, क्या मैं 5000 गिनूं, 4000 गिने, सूबे क्या गिने, 3000 गिने? देखिए, उसकी जो कलेक्शन है उसकी परसेंटेज के हिसाब से तकसीम होती है एनएससी अवार्ड में। इसका मतलब है कि सारे प्रोविंसेस के बजट भी खराब हो गए, कोई अजम्पशन नहीं है। मैं पीएसडीपी में जो पैसे रखता हूं, क्या वो उसके कलेक्शन तो इसका हल क्या देख रहे हैं आप जुबैर भाई? इसका हल क्या है? ये तो सब हो गया, अब इसका हल क्या है? हुकूमत क्या? बात ये है कि मेरे हिसाब से इसका हल ये था, अब तो उन्होंने पेश कर दिया, होना ये चाहिए था कि आज हम अपनी प्रायोरिटीज को तय करते। जो जुमे वाले दिन जब उन्होंने बजट पेश किया, उस डॉक्यूमेंट को इस तरह से पेश होना चाहिए था कि चूंकि हमारे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन हमने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, लिहाजा हम ये प्रायोरिटीज तय कर रहे हैं। उनको करना ये चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान जब बचेगा, जब लोगों को रोजगार बचेगा, सही बात, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अगर आप नहीं बचाएंगे, और एम्प्लॉयमेंट जब बचेगा जब आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, अपने सनतों को चलाएंगे। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं जुबैर भाई। ये फरूख सलीम साहब, इन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया, एक हकीकत 100 अफसाने एक जुमले के अंदर पोस्टमार्टम कर दिया। सलीम साहब, फरूख सलीम साहब, ये जो बजट है, अब इससे मुंह तो सबका हो गया अजीबो गरीब, मुसीबत के अंदर आ गए, इससे निकलें किस तरह? तजवीज देना कोई ऐसी कि जिससे हुकूमत को भी फेस सेविंग मिले, आवाम को भी तो कुछ मिले। देखिए फैसल साहब, पहली बात तो यह है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है। बजट में उन्होंने ये बता दिया। बजट का असर किसी के ऊपर कुछ होने वाला नहीं है, ना ही नेगेटिव और ना पॉजिटिव। ये बड़ा न्यूट्रल किस्म का, वो जैसे आपने कहा कि अफसाने हैं, अफसानों का असर असल जिंदगी पे नहीं होता है। ये बहुत सारे अफसाने घड़े गए हैं, इसका आपकी और मेरी जिंदगी पे या सनतकार की जिंदगी ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। अब सवाल जो आपने किया वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या करना है। देखिए, अगर हुकूमत कुछ करना चाहती है, पहले उसके पास पैसा होना जरूरी है।
पैसे के बगैर कुछ बनता नहीं दुनिया में। पैसा क्रिएट करना है हुकूमत को, और हुकूमत के एक तफरीक कर ले इखराजात में और खसारों में। मुझे कोई तकलीफ नहीं अगर वजीर आजम साहब 1 अरब 2 अरब 3 अरब अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पे खर्च कर दें। इखराजात से कोई एतराज नहीं, हमें एतराज आता है खसारों से। मैं आपको 3 बड़े खसारे गिनवा देता हूँ। जी प्लीज। देखिए, पब्लिक सेक्टर के 197 रियासती इदारे हैं और तकरीबन 1000 अरब का खसारा कर देते हैं सालाना। आप जो बजट अभी अनाउंस किया गया है इसको खोल के देख लीजिए, इसमें तकरीबन 9004 अरब रुपए की ग्रांट्स दे रहे हैं हम। इसमें कोई 209 अरब रुपए की सब्सिडीज दी जा रही हैं रियासती इदारों को। इसके अलावा 700 से 800 अरब रुपया ये रियासती इदारे जिसमें पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवे, PIA शामिल है, ये 700 से 800 अरब रुपया इजाफी कर्जा जात उठा लेते हैं हुकूमती गारंटी पे। आप खसारा कम कर दें, मैं नहीं कहता हूं कि इनको मुनाफे पे ले आए, खसारा कम कर 1800 खसारा कम कर दें, आधा कर दें, तो भी आपके पास पैसा हो जाएगा। पैसे के बगैर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अभी हुकूमत कह रही है, कल हमाद अजहर साहब ने बजट के दिन खुद से कहा कि 3437 अरब का खसारा होगा बजट में। मेरे भाई, अगर आपकी आमदन जो है वो आपके अखराजात से 3437 अरब कम है, तो आप कोई उम्मीद ना रखें कि ये आपकी या मेरी कोई मदद कर सकती है। आप मार्केट जाते हैं, आप किसी फकीर से पैसे नहीं मांग सकते हैं। ये हुकूमत तो खुद पैसे मांग रही है। पैसे मांग रही है, क्या तवक्को रख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री का कोई फायदा कर देगी? अच्छा, मैं मेरी जिंदगी फरूख साहब, असल में पैसे जो क्रिएट होंगे वो सनतों से होंगे ना। सनतकारों को रिलीफ मिलेगा, कहीं से स्पेस बनेगा, कारोबार जिंदगी चलेगा। ये जुबैर भाई मुसलसल ये तजावीज देते रहे, इन्होंने तो कह दिया बजट की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन कुछ सनतकार ये कहते हैं कि भाई गैस की कीमत, हमें एक एनवायरमेंट तो दो काम करने का, हम कुछ करें तो सही। दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। मोहम्मद बाबर खान साहब जो कि फेडरल बे एरिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, वो मेरे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं। बाबर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि ये जो सिनेरियो है, बजट तो आ गया, आपने मुसलसल कहानी भी सुनी, गुफ्तगू भी सुनी, फरूख सलीम साहब ने तो खोल कर रख दिया, सूरत हाल किया है। मोतीवाला साहब ने, जुबैर भाई ने कई दिन से बोल रहे थे, आज तो उन्होंने दोबारा कह दिया कि बजट की जरूरत ही नहीं थी। अब ऐसे सिनेरियो में जो भी इस वक्त मंजरनामा है, इसके अंदर हम अगर चाहें कि इंडस्ट्री को चला लें, वो तरीक़ेकार क्या है जिससे इंडस्ट्री चलेगी? जनाब, ये आप जो कहते हैं जुबैर भाई को आपने जो है इंटरव्यू ले लिया। जुबैर भाई हमारे बिजनेस लीडर हैं और उन्होंने काफी मुनासिब बात की है कि जी बजट की जरूरत नहीं थी इस वक्त, क्योंकि जो हालात हैं इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई है और जो है कहते हैं आप देखें GDP से हम माइनस में जा रहे हैं। इस वक्त नहीं, इस वक्त मामला ये है कि सवाल ये है कि अब क्या किया जाए, अब क्या खसारे कम किए जाएं, जैसे कि फरूख सलीम साहब ने कहा खसारे कम जाए। अब मामला ये कि पैसा बनेगा सनत से, इंडस्ट्री से। सनत इंडस्ट्री के जो इश्यूज हैं उसका सोल्यूशन आपके पास क्या है कि ये कर लिया जाए तो सनतें चल पड़ेंगी? तमाम बिजनेस लीडर एक ही बात कर रहे हैं जब से कि भाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया जाए। अब गैस की कीमतें दुनिया भर में कम हुई है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, गैस की कीमत कम की जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक रिफंड का बिजली की कीमत को कम किया जाए ताकि इंडस्ट्री चले और उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इस काबिल हो कि हम कम्पीट कर सकें। देखिए, आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर एक्सपोर्ट से आएंगे, इंपोर्ट कम करने से आएंगे, और तो आप डॉलर के लिए आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलानी है। उससे चलेगी जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपके नेबरिंग कंट्री से कम होगी, आपका बिजनेस आएगा, आप कम्पीट करेंगे, तो आप जो है डॉलर ला सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है जुबैर भाई, ये बहुत सिंपल सी बात है। ये आप भी कर रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, आम आदमी भी समझ रहा है। ये हुकूमत क्यों नहीं समझ रही कि गैस की कीमतों में कम कर दी जाए, टैक्सेस कम कर दिए जाएं, बिजली सस्ती दी जाए, एक मुर्दा सनत जो है उसको जिंदा करने के लिए किक की जरूरत है। ये 3 स्टेप आपके ख्याल में क्यों नहीं ले रही है हुकूमत सनतकारों के लिए? देखिए जी, बात ये है कि ये समझते हैं जी नहीं, ये समझते क्या है, ये जो अरबाब इख्तियार हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, वो ये समझते हैं कि ये जितनी जी बोलें जुबैर भाई, आपसे सवाल है ना, आप जवाब दे रहे हैं जी।
जी, मैं वही जवाब देना। देखिए, हुकूमत ये समझती है कि शायद ये जो इंडस्ट्री जो है ये गलत बयानी से काम लेती है। मैं उसके लिए एक आसान सोल्यूशन ये देता हूं कि हमने मुशर्रफ साहब के जमाने में जब इसको जीरो रेट किया था टेक्सटाइल सेक्टर को, तो हमने इंटरनेशनल एजेंसीज थी जो कि जैसे मर्सी है, मैसीज है, गर्जी है, उनको हमने हायर किया और उन्होंने हमारा कॉस्ट चार्ट बनाया। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में कोई किसी का भाई नहीं होता, तो प्राइस वॉर होती है। जो बेसिक आइटम्स के अंदर जो आदमी माल सस्ता देता है उसका माल बिकता है। तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, कंबोडिया और वियतनाम, इनकी हमने कॉस्ट चार्ट पाकिस्तान के सामने कंपैरिजन से की थी। मेरी इस हुकूमत से भी दरखास्त है कि वो कंपैरिजन चार्ट बना लें और देखें कि कल क्या हम कॉम्पिटिटिव होंगे। दूसरी बात, हुकूमत को ये समझना चाहिए कि देखें, कल जितने भी इकोनॉमिक पंडित दुनिया के हैं, उन्होंने कहा है कि मईशत की जो साइज है, जो आपकी जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जो हमारी यूएस और यूरोपियन यूनियन जो सबसे बड़े हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं, उनकी साइज हो जाएगी 40% कम। जब वो 40% कम हो जाएगी तो हमको इतनी कंपटीशन करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से प्राइस वॉर होगी। तो चाहे अगर बांग्लादेश अपने लोगों को पास ऑन कर देंगे तो हमारे को वो जुबैर भाई, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बाकी मौजू पर हम बात करेंगे। एक न्यूज ब्रेक। वेलकम बैक। मामला यह है कि जब तक बिजनेस नहीं होगा, सनतें नहीं चलेंगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो पैसे कहाँ से आएंगे? और पैसे आएंगे, पैसा प्रॉफिट होगा तभी टैक्स होगा। हुकूमत एक ऐसा बजट ले आई है जिसके अंदर सनतों को बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं दे रही, गैस की कीमतें कम नहीं हो रही, बिजली की कीमतें इंडस्ट्री के लिए कम नहीं की जा रही हैं, टैक्सेस कम नहीं किए जा रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि इतने सारे पैसे हमारे पास जमा हो जाएंगे कि हम मुल्क को चला लेंगे। खसारे का बजट है, IMF का बजट है, सूरत हाल कैसे बनेगी? सारी इंडस्ट्रीज सब के सब शोर मचा रहे हैं। इवन ये कि जिनको पैकेज दिया गया है ना, जिनको स्पेशल पैकेज बजट से पहले दिया गया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, वो भी कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर निकालो तो हम काम शुरू करें। तो इमरान खान साहब कहे जा रहे हैं ऐसा होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। ब्यूरोक्रेसी को मामला क्या है, कहां पे चीजें रुक रही हैं? मैं इस वक्त जावेद बिलवानी साहब और अख्तर इस्माइल साहब, ये दो सनतकार भी मेरे साथ शामिल हैं। फारूक सलीम साहब ऑलरेडी मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं जावेद बिलवानी साहब, ये क्राइसिस सिचुएशन के अंदर जो सूरत हाल है बजट की, इसमें अगर हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें कि हम कोई एक्सपोर्ट में मुकाबला कर लें, किसी हद तक कर लें इंडिया के साथ, हम अब जो है वो कर लें बांग्लादेश के साथ। अभी थोड़ी देर पहले जुबैर मोतीवाला साहब इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे थे। ये रास्ता निकलने का आपको कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? कहीं से कोई हुकूमत कहीं पे बात मान जाए और ये चीजें शुरू हो जाएं? देखिए, अगर हुकूमत करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है, समझे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर जो है, वो सारी जिंदगी जो है वो अपनी कैपेसिटी और अपनी कैपेबिलिटी की वजह से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं होती, चाहे EPP हो, चाहे TDEP हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो। हमने हमेशा अपना रास्ता खुद निकाला है। आप मुझे बताएं कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो 70 साल हो गए बिजली आज भी नहीं है, गैस आज भी नहीं है, पानी आज भी नहीं है, एक्सपोर्ट को संभाल के बैठे हुए? तो क्या गवर्नमेंट संभाल के बैठी है? वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद मेहनत की है, समझे। और इंडस्ट्रियलिस्ट देखें, पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जा भी जाती है और अपना रास्ता बना के वहाँ सेट हो जाती है, सक्सेस हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं इस बजट के अंदर भी अब रास्ता निकाल लेंगे और एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे? मुल्क के अंदर पोटेंशियल है, मगर गवर्नमेंट अब इस वक्त जैसे हफीज शेख साहब ने बजट अनाउंस किया, दुनिया में कहीं भी ऐसे बजट नहीं अनाउंस होता और दुनिया में कहीं भी इस तरह बजट नहीं बनाया जाता। ये एक रूम के अंदर बजट बनाया गया और मैं, लोग बोलते हैं गरीब आवाम दोस्त बजट, गरीब दोस्त बजट है। मैं बोलता हूँ ये हफीज शेख दोस्त बजट है। हफीज शेख दोस्त बजट है। एक मैं अख्तर इस्माइल साहब, ये जो बजट है जिसके ऊपर अभी इतना जबरदस्त कमेंट आया, उससे पहले बहुत ही जबरदस्त किस्म की बात मैंने पढ़ी सोशल मीडिया के ऊपर, एक हकीकत 100 अफसाने वाली बात। आप रास्ता कोई देखते हैं कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ जाए? कोई 2, 3, 4 स्टेप ऐसे ले ले, एनवायरनमेंट बना दे जिसके अंदर एक्सपोर्ट शुरू हो जाए, बिजनेस हो जाए, रोजगार के मौके हो जाए, फिर टैक्स भी ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फैसल भाई कैसे आप? खैरियत से? थैंक यू। फैसल भाई, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब दूंगा। क्या हमारी गवर्नमेंट की रेट है और विल है? अगर ये दो चीजें होगी ना तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे जावेद भाई ने अभी कहा कि हुकूमत चाहे सब कुछ कर सकती है, लेकिन हम नहीं होगा तो कहां से कोई चीज पूरी होगी?
इन्होंने फास्ट ट्रैक बनाया, जैसे मिसाल है सेल टैक्स का रिफंड का फास्ट ट्रैक बनाया 2018-19 में, वो आज तक पूरा नहीं हुआ सर। वो फंड 2019 के रूल रहे हमारे, वो फंड नहीं मिल रहे, एक्सपोर्ट पड़ेगी। किससे कंपेयर करें हम? इंडिया से कंपेयर करें? ये दोनों चीजें जो आपने उठाई है ना, ये हमारे इंसाइक्लोपीडिया है फर्रुख सलीम साहब, बहुत सारी चीजें बहुत आसान अंदाज में बताते हैं। ये दोनों सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा हूं फर्रुख सलीम साहब। ये इंडस्ट्री के टाइकून्स हैं, इससे पहले भी जो जुबैर मोतीवाला साहब थे वो भी टाइकून है। ये जो बातें कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इसके लिए कोई सोल्यूशन हुकूमत के पास है? देखिए, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं हमारी बिजली की कीमत कम कर दें, हमारी गैस की कीमत कम कर दें। हुकूमत का जवाब है कि मुझे एक यूनिट 23 रुपए का एक यूनिट पड़ रहा है, इंडिया में उससे आधी कीमत है। ये मुर्गी और अंडे वाला सवाल है। हुकूमत बिजली की कीमत कम नहीं कर सकती, हुकूमत गैस की कीमत कम नहीं कर सकती, हुकूमत टैक्स कम नहीं कर सकती, हुकूमत खसारे कर रही है। आपने शुरू करना है खसारे खत्म करने से। हुकूमत तो जो अपने कारोबार चला रही है उसमें खसारे कम करेगी तो बिजली के कम। देखिए, बिजली के सेक्टर में 1000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट सालाना खड़ा हो जाता। जब पीटीआई की हुकूमत आई थी अगस्त 2018 में, तो उस वक्त हमें पावर डिवीजन ने एक ब्रीफिंग दी थी कि 1200 अरब का सर्कुलर डेट है, आज वो 2000 अरब पे खड़ा है। मैं बात वही कर रहा हूँ, हुकूमत को जब तक वो इन सनतकारों है कि इस कंपे में जो आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही फरूख साहब। लेकिन हुकूमत आपकी बिजली कम रेट नहीं कर सकती जब तक चोरी खत्म नहीं करेगी। चोरी जब तक खत्म नहीं करेगी। 2 अरब डॉलर की गैस चोरी हो रही है इस मुल्क में। पिछले साल हमने $2.5 अरब दिया है कतर को उनकी LNG खरीदने के लिए। भाई आप अपनी चोरियां अपनी खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया फरूख सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब और अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बहुत अहम स्टोरी है, वो स्टोरी है कि स्कूल जो हैं वो ला रहे हैं। हुकूमत कहती है 20% रियायत दे दी गई है फीसों में, पेरेंट्स फीस अदा करें। पेरेंट्स फीस कहाँ से अदा करें? तकरीबन 10 से 12 करोड़ ऐसे फैमिलीज हैं, ऐसे इस मुल्क के अंदर लोग रहते हैं जिनके अब तो रोजगार नहीं है, वो फीसें कहाँ से दें? टीचर्स अलग परेशान हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही, स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, बहाने से बुलाते हैं। ये बड़ा घनचक्कर वाला मामला है, हुकूमत के रेट नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं हमारे उस्ताद हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, फरहान आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, आपको मैं सुनवा रहा था सारी जो मईशत के मामला थे। गुजारिश ये है कि ये अब इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है और इन्होंने एक छाबड़ा, एक रेड़ा लगा लिया है और उस पर ये फ्राइज बेच रहे हैं। फिजिक्स के उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं। कुछ बताइए फरहान, आपने अपने आप को, अपने सिस्टम को चलाने के लिए ये स्टेप लिया? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जैसे ही कोविड-19 का आउटब्रेक हमारे सामने आया तो लॉकडाउन की जद में सबसे पहले आने वाले तालीमी इदारे थे। इनफैक्ट जब जनरल लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया गया था तो फ़ेब के आखिर में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि तमाम तालीमी इदारे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो तालीमी इदारे जब बंद कर दिए गए, ज़ाहिर है हम लोग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता थे जिनका तमाम तर निज़ाम वो फ़ीस के ज़रिए चलता है। तो जब लॉकडाउन हुआ और तालीमी इदारे बंद किए गए तो उसके साथ हमारी तनख्वाहें भी बंद हो गई, हमारा जो पेमेंट थी वो भी बंद हो गई। फिर इस दौरान हम कुछ उम्मीद और यास की कैफियत का शिकार रहे, क्योंकि वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ अर्सा तक रहेगा, उसके बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे। ताहम इस दौरान ही फिर ये मौक़िफ़ सामने आया कि 2-2.5 महीने के लिए बंद कर दिया गया और उसी दौरान फिर कहा गया कि मजीद भी कोई इम्कान नहीं। फीस को वहाँ से कोई स्कूल वाले फीस नहीं ले रहे थे, आपको तनख्वाही नहीं मिल रही थी? जी, उनका मौक़िफ़ यही था कि हमारे पास भी वसाइल मौजूद नहीं है तो उन्होंने हमें भी तनख्वाहें अदा नहीं की। अच्छा, अब आप क्या काम कर रहे हैं? फुटेज तो मैंने दिखाया, आपके बारे में बताया भी कि आप इस तरह से बच्चों को जो है ये फ्राइज बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, अपनी ज़रूरियात को मीट करने के लिए और ज़िंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए फिर मैंने फ्रेंच फ्राइज की एक छोटी सी रेडी। अब दूसरा मंजरनामा, एक उस्ताद जो है वो अपने घर को, जिंदगी को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं बहुत मुश्किल वक्त में, लेकिन दूसरी जानिब जो स्कूल मालकान है, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल मालकान, वो हुकूमत के रेट को नहीं मान रहे। 20% की कमी वाला मामला भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन की उनके पास इस्तात नहीं है, उनके पास सिस्टम नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मलिक इब्रार साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि ये जो सारा सिनेरियो हम देख रहे हैं,
फीस लेने का भी जाहिर है स्कूलों को भी अखराजात बर्दाश्त करने हैं, लेकिन टीचर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको सैलरीज नहीं मिल रही, वो ये वाला काम कर रहे हैं। आप पेरेंट्स को भी परेशान कर रहे हैं, ऑनलाइन की कैपेबिलिटीज भी स्कूल के पास नहीं है, बुरान है कोविड-19 की वजह से, लेकिन जुल्म भी तो हो रहा है। वालेकुम सलाम जी। देखें मेरे भाई, ये 4 माह से तालीमी इदारे बंद हैं, बल्कि जो हमारे सर्द मकामात पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे गुज़श्ता 6 माह से तालीमी इदारे बंद हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो 2 लाख तालीमी इदारे हैं उनमें 15 लाख से ज़ायद असातिज़ा पढ़ाने पे मामूर थे। लेकिन 4 माह पहले जब अचानक तालीमी इदारे बंद हो गए और हुकूमत ने यह भी नोटिफिकेशन किया कि आप 20% फीसें कम लें, फीस भी कम हो गई, मगर उसके बावजूद तालीमी इदारों में कौन से स्कूल है जो 20% फीस कम कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा, बहुत ही इक्का दुक्का कोई स्कूल होंगे। नहीं कहाँ कर रहे हैं सर? मैं रसीदें दिखा सकता हूँ आपको। मैं आपको गुजारिश करता हूँ जी, पूरे पंजाब में पहली तो बात है हफ्ते में सिर्फ 2 दिन स्कूल खोलने का ऐलान हुआ है। अच्छा। हफ्ता और इतवार का, पूरे महीने में आप सिर्फ 8 दिन अपने ऑफिस खोल सकते हैं। उसके अलावा अगर अच्छा सैलरीज दे रहे हैं आप अपने असातिज़ा को, सैलरीज दे रहे हैं जी? अपने उस्तादों को, अमले को सैलरी देता हूँ। तालीमी इदारों का सोर्स ऑफ आमदन जो है, सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ बच्चों की फीसें होती हैं। अगर फीसें जमा नहीं होंगी तो तनख्वाहें, किराए, बेल, इलाक, रजिस्ट्रेशन की फीसें कुछ भी नहीं दिया जा सकता। यही वजह है, आपने देखा कि हमारे असातिज़ा खुदकुशियां कर रहे हैं, हमारे स्कूल मालकान को बिल्डिंग से बेदखल किया जा रहा है। और यहाँ तक के जो नया बजट पेश हुआ है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें शोबा तालीम को भी एंटरटेन किया जाएगा, लेकिन हमने ये देखा कि यकसर इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। आपने कारखानों, सनतों, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मराहत दी और अरबों रुपए रखे उनके लिए, ताकि आपने फनकारों, अदाकारों को भी 1 अरब रुपया दिया। लेकिन आपके लिए सबसे मुश्किल काम है तो सिर्फ किसी टीचर की 12,000 रुपया माहाना सैलरी देना हुकूमत के लिए मुश्किल था। मुझे बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं बजट के अंदर, इस हवाले से कुछ नहीं रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब। मामला यह है कि अगर तालीम के शोबे को इस क्राइसिस के अंदर भी एंटरटेन नहीं किया जा रहा, उसको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, तो बहरान किस तरफ होगा? एक तरफ पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है फीस जमा कराने की, दूसरी तरफ स्कूल के पास पैसे नहीं है टीचर्स को देने के। लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो टीचर्स को उन्होंने खुद ब खुद उनके रिजाइन डाल दिए बगैर टीचर से पूछे हुए, और पैसे नहीं दे रहे, और यहाँ से बच्चों से भी पैसे ले रहे हैं और सेठ बने जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। शादियां हो रही हैं, शादी हॉल्स बंद हैं, कोविड-19 की वजह से लोग घरों के अंदर शादियां कर रहे हैं, तो ऐसे एसओपीज कब आएंगे कि लोग शादियां जो है वो इत्मीनान से, तफसील से कर सकें? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौसम है शादियों का। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी बच्चियों की शादी के इंतज़ाम करते हैं। कोविड-19 की वजह से अखराजात में कमी आई है और ज़्यादा मेहमान नहीं बुलाने हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि ज़्यादा खाने पीने का भी मामला नहीं है, अखराजात में कमी है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन शादियाँ, अब जो रुखसतियाँ हो रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, वलीमे हो रहे हैं, वो अब हो घरों में रहे हैं, गलियों में रहे हैं। कोविड-19 की जो SOPs हैं वो ज़ाहिर नज़रअंदाज हो रहे हैं, उससे बीमारी फैल रही है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि किस तरह से SOPs ऐसे बनाए जाएंगे। शादियाँ बहुत ज़रूरी हैं ये, क्योंकि तारीख़ बुक हैं, फैमिलीज़ के ऊपर प्रेशर है, लड़की वालों पे प्रेशर है, लड़के वालों पे प्रेशर है। अब इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए भी तो कोई SOP होनी चाहिए। तो ये जो हमारे इतने सारे शादी हॉल्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पर कोई ऐसा तरीक़ेकार हो सकता है, कोई ऐसा SOP आ सकता है कि उनका कारोबार ज़िंदगी भी चले शादी हॉल्स का, और ये जो बेचारे जिन लोगों की शादियाँ होनी हैं वो भी एहतमाम के साथ हों और ये कोविड-19 की वजह से ख़तरात ना हों। मेरे साथ ख्वाजा साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कराची शादी हॉल एसोसिएशन के। तकरीबन 800 के लगभग कराची के अंदर शादी हॉल्स हैं। 3 करोड़ का शहर है, 800 के करीब शादी हॉल हैं। शादियाँ मुसलसल हो रही हैं लेकिन हॉल्स बंद है। ख्वाजा साहब, ये जो शादी हॉल्स हैं, ये आप लोग हुकूमत से बात करके कोई SOP बनाकर यहाँ पे शादियों की रसूमात का आगाज नहीं कर सकते? ये जो गली मोहल्लों घरों के अंदर शादियां हो रही हैं वैसे सस्ती हो रही हैं, लेकिन मामला ये है कि गड़बड़ हो रही है, कोविड-19 की वजह से खतरात हैं। कोई हल निकाला आपने हुकूमत से बात करके? ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। फतेह साहब, आपने बहुत अच्छा किया, हमको लाइन पे लिया है।
देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपने जो ये बात की है इसमें एक चीज तो क्लियर हो जाए कि ये जो इस वक्त घरों के अंदर शादियां हो रही हैं, हमने गवर्नमेंट से कई दफा हमने मीटिंग्स की हैं, इनको हमने लेटर्स लिखे हैं। लास्ट वीक हमने एक बाकायदा पूरा मीडिया हाउसेस को एक मैरिज हॉल के ऊपर बुलाया था और हमने जो रिटन SOPs बनाई है उसका हमने एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। और वो इसलिए दिया था वो सकेरे के देखें ये जो रिटन SOPs है ये सिर्फ लिखने की हद तक नहीं है, इस पर बाकायदा अमल हो सकता है। और हमने बाबंगे दहल ये चीज कही थी कि देखें ये वो सेक्टर है जहां पर अमली तौर पे बहुत बेहतर तरीके से SOPs फॉलो हो सकते हैं, क्योंकि ये जितने मैरिज हॉल बिल्कुल ऐसा लगता है। ये बताएं, अच्छा एक और चीज, एक बिल्कुल सही, मैं आपकी बात समझ गया, लोग भी समझ गए, बहुत आसान है ये मामला। हुकूमत को नहीं समझ रही, असल में हुकूमत को समझाने के लिए मैं बात ये कर रहा हूँ। तारिक ख्वाजा साहब, मामला ये है कि क्या ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती है? क्या यहाँ पर लोग जो रोजगार वाले हैं वो टैक्स नहीं देते हैं? मामला यह कि हुकूमत इस चीज को समझ क्यों नहीं रही कि ये एक ऐसा फोरम है, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां से बहुत सारे बिजनेसेस कनेक्टेड हैं, मईशत को सपोर्ट मिलेगी, ये शादी हॉल खुल जाएंगे तो, और साथ ही कोविड-19 में हिफाजत मिलेगी। ये जो 3-4 बड़े मोटे पॉइंट्स हैं, ये बताइए आप टैक्स कितना देते हैं? ये 800 शादी हॉल कितना टैक्स देते हैं? आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मैं आपको बताऊं। देखिए क्योंकि टैक्स का ताल्लुक जो है वो जाहिर आपकी इनकम से होता है, साइज ऑफ द बिजनेस से होता है। वो चूंकि जाहिर है मुख्तलिफ शादी हॉल मुख्तलिफ साइजेस के हैं, लेकिन ऑन एवरेज जाहिर है फिगर कोट करने के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली एक बात कर सकता हूँ कि एक शादी हॉल मिनिमम लाख से 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए वो टैक्स दे रहा है मिनिमम पर महीना। ये साल का दे रहे हैं, साल का दे रहे हैं, महीने का दे रहे हैं? ये जो टैक्स पर साल का टैक्स जो बहुत कम दे रहे हैं यार, अब बहुत कम टैक्स दे रहे हैं आप लोग। और ये 15 से 20 लाख रुपए भी जा रहे हैं। देखिए आप एक चीज समझे, शादी हाल सिर्फ शादी हाल नहीं है, शादी हाल सिर्फ शादी हाल नहीं है। मैं कई दफा ये बात कह चुका हूँ, कराची की या पाकिस्तान की 50% इंडस्ट्री जो है वो इससे कनेक्टेड है। अच्छा। और जब आप एक शादी हाल को बंद करते हैं, वो शादी हाल बंद नहीं करते, आप 50% इंडस्ट्रीज बंद कर देते हैं। तो आप सोचिए जब आप कौन सी इंडस्ट्री आप कह रहे हैं कि 50% इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्टेड है? कौन सी इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट है? खाने पीने की है, कपड़ों की है? मैं आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले तो कपड़े की इंडस्ट्री है, वो गया। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास औरंगी टाउन से फोन आया कि वहाँ पे तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख लेबर जो कि ये दबके के काम से रिलेटेड थी, वो सारा जो है इस वक्त काम बंद हुआ पड़ा हुआ है, वो फाकून के ऊपर है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि किसी को नजर ही नहीं आ रहा है। केटरिंग हाउसेज है, केटरिंग हाउसेज की जब आप बात करते हैं, केटरिंग हाउसेज आप है, उसके पीछे जब आप चलते हैं तो पीछे चावल है, उसके पीछे आटा है, उसके पीछे शीरमाल हाउसेज है, उसके पीछे आप जाते हैं तो वो आपको तेल वाला है, घी वाला है, उसके पीछे आप और जाते हैं तो आपको जो है ना वो लाइव स्टॉक नजर आता है, फिर आपको पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री नजर आती है। वो तबाही के दहाने के ऊपर है, वो नजर ही नहीं आ रहा है किसी को। मैं आपको बताऊं, उसके अलावा जो है ये आपके मशरूबात है, ये जितने भी जो ये ड्रिंक्स है, जो पेप्सी 7-Up वगैरह ये जितने मशरूबात है, ये जो है बहुत कोलैप्स करने की उसके ऊपर है। उसकी वजह ये है कि इनका बहुत बड़ा स्टॉक है जो कि रेडी था, आगे की सारी इनकी कंजम्पशन खत्म हो गई का शिकार है बहुत बड़ा। इसके अलावा बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर जो कि बहुत शुक्रिया तारिक ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। बात बहुत सिंपल सी है, अगर इकोनॉमी को चलाना है, को बढ़ाना है, रोजगार के मौके बढ़ाने हैं, तो SOPs उस स्टेक होल्डर के साथ बैठकर बनाकर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब हम बार बार ये बात सुनते हैं, इमरान खान साहब से बात सुनते हैं, बहुत अहम शख्सियत से बात सुनते हैं, सुबह शाम के इजलासों के अंदर ये बातें सुनते हैं कि SOPs पे अमल करें, एहतियात करें, अमल करें, कोरोना के साथ जीना है, आगे बढ़ना है, बार बार सुन रहे हैं। तो ये सनतकारों के साथ भी बैठ के, ट्रेडर्स के साथ भी बैठ के मईशत के लिए SOPs बनाकर सिस्टम को आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम में खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।